गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में स्टार्ट की थी। तो दिस इज़ योर फोर्थ चैप्टर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। इसमें मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताया था जो बंगाल में स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और उसके बाद मैंने आपको जो रैयत पड़ी सिस्टम है मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया था, थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था, उसके बारे में बताया था। देन महलवाड़ी सिस्टम जो पंजाब के रीजन में स्टार्ट किया गया था, जो गंगा वैली है यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। अब ये तीनों ही सिस्टम्स जो थे, इसके कारण जो किसान थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी और जो पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही थी। गवर्नमेंट है उनको लैंड रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने चाहिए था उनको, इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट किए थे। इसका फ़ायदा जो है वो ज़मींदारों को हो रहा था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि कैश क्रॉप्स या उन कमर्शियल क्रॉप्स को, कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जिनको बेचा जा सकता है, क्रैश क्रॉप्स जिनको बेच करके पैसा जो है वो कमाया जाता है, जिनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कि कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स और या फूड ग्रेन्स जैसे राइस है या वीट है, तो इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो 18th सेंचुरी तक क्या हुआ कि 1715 तक का जो पीरियड है, तब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ज़्यादातर इंडिया के हिस्सों पर कब्ज़ा कर चुकी थी, जैसे साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इन एरियाज़ में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था। इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसका ट्रेड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता था। अब कंपनी जो है वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो करना चाहती थी। वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैश क्रॉप्स हैं यहाँ पर उनको ग्रो किया जाए, जिनको बेच करके वो वेस्टर्न मार्केट्स में, मींस जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बेच करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसमें आता है सिल्क है, जो इंडियन सिल्क बहुत फेमस थी फॉरेन कंट्रीज़ में। इंडिगो है, इंडिगो नील को कहा जाता है, जो कि ब्लू कलर होता है, प्लांट से मिलता है और इसको कल्टीवेट किया जाता है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें यूज़ किया जाता है। ओपियम कहा जाता है अफ़ीम को, या पोस्त इसे कहा जाता है। पेपर, काली मिर्च है, टी, शुगर, ये सारी जो है ये कैश क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि जो ब्रिटिश कमर्शलाइजेशन क्यों चाहते थे वो इनको ग्रो करना। ये जो क्रॉप्स होती हैं ये बहुत रेमुनरेटिव होती हैं। रेमुनरेटिव माने कि इनसे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कमाया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, तो मार्केट में अच्छी कीमत पर ये बिक जाती थी और उन्हें अच्छा पैसा जो है वो मिलता था। इसके अलावा मार्केट बहुत ज़्यादा थी। पर किलोग्राम जो इनकी कॉस्ट होती है या पर क्यूबिक मीटर, जो इंडियन कॉटन है, इंडियन सिल्क है, बहुत फेमस होता था और इनके जो कॉस्ट होती थी इंडियन गुड्स की वो वेस्टर्न मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि जो कंपनी है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। पॉपुलर जो कमर्शियल क्रॉप्स थी उनके डिमांड जो है बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि ओपियम है या इंडिगो है। अब हम पढ़ेंगे ओपियम के बारे में। जो ब्रिटिश हैं वो यहाँ से जो चाइना है वहाँ से वो टी ख़रीदते थे कि चाइनीज़ टी जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और उनको चाइना को सिल्वर के रूप में पे करना होता था। मतलब चाइना से जब चाय ख़रीदते थे तो चांदी में उनको उसकी कीमत देनी पड़ती थी। और चाइनीज़ जो हैं वो बाहर से कुछ नहीं मंगवाते थे, उन्हें फ़ॉरेन से वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते थे। चाइना की आइसोलेशन पॉलिसी थी कि वो जो वर्ल्ड में जो मार्केट है वहाँ पर जो चीज़ें उसको एक्सपोर्ट करनी है वो ज़रूर एक्सपोर्ट करता था, लेकिन बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करता था। चाइना जो है सेल्फ सफिशिएंट था। लेकिन इंग्लैंड तो ऐसा नहीं चाहता। इंग्लैंड तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो वहाँ से चाय ख़रीदे और उसको चांदी में उसकी कीमत अदा करनी पड़े, लेकिन वो चाइना उससे कुछ ना ख़रीदें। अब ये तो बैलेंस नहीं हुआ ट्रेड का, इससे तो ब्रिटिश को, कंपनी को नुकसान था। तो ब्रिटिशर्स ने एक तरीका सोचा कि वो इलीगली जो ओपियम है, अफ़ीम जिसे कहा जाता है, इसको उन्होंने चाइना में स्मगल करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पहले थोड़ी क्वांटिटी में पहुँचाई। अब जो ओपियम होता है ये इसका मेडिसिनल वैल्यू इसकी होती है अगर इसको लेस क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाए। अगर इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो एक ड्रग की तरह से इसका यूज़ होता है।
तो चाइना जो है उसे पता था ओपियम के बारे में, इसके इल इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो उन्होंने ओपियम के यूज़ पर या मार्केट में इसको बेचने पर वहाँ पर बैन किया हुआ था इसे। 1765 में जो कंपनी है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट कर दिए इंडिया में। इंडिया क्योंकि चाइना के ज़्यादा नज़दीक हैं, तो बंगाल में इसको प्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, कि प्रोड्यूस करवाने के लिए मीन्स किसानों से ज़बरदस्ती इसकी खेती करवाई जाती थी। अब जो ओपियम होता है बहुत ही डेलिकेट होता है, इसको ग्रो करना, तो यहाँ के फार्मर्स ग्रो नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उनसे ग्रो करवाया जाता था। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिला, बहुत अच्छी कीमत पर इसे बेचा जाता था, तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होता था। इसके अलावा जो चाइना के ट्रेड का जो टी ट्रेड था, चाइना के साथ चाय का व्यापार था, उसको बैलेंस करने का एक तरीका जो है वो भी इंग्लैंड को मिल गया था, और वहाँ पर ओपियम को इलीगली स्मगल करके वो पैसा जो है वहाँ से अच्छी क्वांटिटी में कमाते थे और फिर उससे वो इंग्लैंड में भेज देते थे। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिगो। अब इंडिगो क्या होता है? इंडिगो जो है ये एक ब्लू कलर होता है, जो कि एक ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करने वाला एक प्लांट होता है, और इसके जो लीव्स होते हैं उससे ब्लू कलर निकलता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को डाई करने के लिए किया जाता है। तो जो इंडियन पीजेंट्स होते थे उन्हें इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था। अब जो इंडियन पीजेंट्स हैं वो इंडिगो को ग्रो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो तो फूड क्रॉप्स ग्रो करना चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्लांटर्स जिन्हें कहा जाता है, वो उन्हें फ़ोर्स करते थे, एडवांस में पैसे दे देते थे और कम कीमत पर उनसे वो जो इंडिगो है वो ख़रीदते थे। अब जो किसान हैं, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो पैसे एडवांस में ले लेते थे और उसके बाद उन्हें फिर मजबूरन जो इंडिगो है वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को या प्लांटर्स को ही बेचना होता था। अब इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जो बहुत ही डेलिकेट होता है, और ये लैंड की जो सॉइल की फर्टिलिटी है बहुत तेज़ी से कंज्यूम करता है। सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और उसके बाद उस पर जो फूड क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाती अच्छे से। अब किसानों ने इसको ग्रो करने से मना कर दिया, कल्टीवेट करने से, तो जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, वो उनके घरों को जला देते थे, उनकी फसलों को जला देते थे, उनके जो कैटल हैं वो उनसे छीन के ले जाते थे, और जो कल्टीवेटर्स हैं, किसान हैं, उनको वो कैद कर लेते थे, पकड़ लेते थे उन्हें। इवन के वहाँ के जो ऑफिशियल्स या पुलिसमैन होते थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया करते थे, उन कॉन्ट्रैक्टर्स का या प्लांटर्स का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो प्लांटर्स के राइट थे वो 1830 में एक एक्ट पास करके उन्होंने एक पास किया, जिसमें उन्होंने ये कहा गया था कि जो कल्टीवेटर्स हैं जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे, कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था इंडिगो को ग्रो करने के लिए, कि अगर कोई फार्मर इंडिगो ग्रो कर रहा है तो वो कोई और क्रॉप ग्रो नहीं करेगा। तो अगर कोई ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है किसान तो उसको सज़ा दी जाएगी। इसके कारण 1835 में जो इस एक्ट को स्टार्ट किया गया, और इसके कारण जो कल्टीवेटर्स थे उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई, जिसको स्टार्ट किया था विष्णु चरण बिस्वास और दिगंबर बिस्वास ने। ये चौगचा जो विलेज है नादिया का, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। धीरे धीरे करके इसमें और जो गांव वाले हैं वो जुड़ते गए, और 2 साल के अंदर अंदर वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने कसम खा ली कि वो इंडिगो, जिसे नील कहा जाता है, उसकी खेती नहीं करेंगे।